तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट कि आखिरकार इस तरीके के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। इस पर जरा हम आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें साल 2014 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 3 साल पहले के मुकाबले आधी रह गई हैं, लेकिन बावजूद इसके देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मुंबई में तो पेट्रोल के दाम बुधवार को करीब 80 रुपए प्रति लीटर पहुंच गए। मोदी सरकार के आने के बाद से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 53% तक कम हो गए हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम घटने की बजाय बेतहाशा बढ़ गए हैं। इसके पीछे असली वजह यह है कि 3 सालों के दौरान सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कई गुना बढ़ा दी है। मोटे अनुमान के अनुसार पेट्रोल पर ड्यूटी 10 रुपए लीटर से बढ़कर करीब 22 रुपए हो गई है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम 4 साल तक स्थिर रखने के बाद बढ़ाए तो भाजपा ने तत्कालीन सरकार पर आर्थिक आतंकवाद का आरोप लगाया था। उन्होंने बताया कि जब क्रूड ऑयल के भाव $120 प्रति बैरल पहुंच गए थे, जबकि आज क्रूड ऑयल की कीमतों में 55% की गिरावट आ चुकी है। एसएमसी ग्लोबल के रिसर्च हेड डॉक्टर रवि सिंह ने बताया है कि 1 जुलाई 2014 को कच्चे तेल की कीमत $112 प्रति बैरल थी, जबकि उस दिन देश में पेट्रोल का दाम 73 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर था। 1 अगस्त 2014 को कच्चे तेल में नरमी आई और इसका भाव $106 प्रति बैरल हो गया। उस दिन देश में डीजल की कीमत 58 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर थी। अगर मौजूदा साल की बात करें तो बुधवार यानी 13 सितंबर 2017 को कच्चे तेल का भाव $54 प्रति बैरल है। जुलाई से पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इस समय पेट्रोल की दर 3 साल के अपने उच्च स्तर पर है। पेट्रोल कीमतों में प्रतिदिन मामूली संशोधन होता है। दिल्ली में 16 जून को पेट्रोल का दाम 65 रुपए 48 पैसे लीटर था, जो 2 जुलाई को घटकर 63 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर पर आ गया था। हालांकि उसके बाद से सिर्फ गिनती के दिन छोड़कर रोजाना पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इन मौकों पर पेट्रोल का दाम 2 से 9 पैसे प्रति लीटर घटा था। पेट्रोल 38 रुपए, डीजल 29 रुपए लीटर होना चाहिए। इसके साथ ही रसोई गैस सिलेंडर और मिट्टी के तेल की कीमतों में भी वृद्धि हुई है। आज अगर करों को हटा लिया जाए तो पेट्रोल के दाम करीब 38 रुपए और डीजल के दाम करीब 29 रुपए प्रति लीटर होने चाहिए, जबकि केंद्रीय करों के बाद राज्य सरकारों की ओर से वैट सहित 55 रुपए तक के कर लगाए जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि महंगाई के प्रमुख मुद्दे पर कांग्रेस को घेरकर सत्तारूढ़ हुई भाजपा अब खामोश क्यों है? सरकार चलाने के लिए और राजस्व प्राप्ति के लिए महज जनता पर अधिभार डाला जा रहा है। महंगाई से पहले से त्रस्त जनता जागरूक होने के साथ ही उतनी ही मासूम भी है जिसने भाजपा को सत्तारूढ़ किया था, लेकिन उतना ही आक्रोश भी रखती है जिसने कांग्रेस का सफाया कर दिया था। विजय वर्मा, जन टीवी न्यूज, जयपुर। हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। सबसे बड़ी बात यह है कि क्रूड ऑयल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में 55% की कमी आई है। उसके बाद भी पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। पेट्रोल डीजल की कीमतों की बात करें तो साल 2014 के बाद सबसे ऊंची स्तर पर पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 3 साल पहले के मुकाबले आधी है। 3 सालों के दौरान सरकार ने पेट्रोल डीजल पर कई गुना बढ़ा दी है एक्साइज ड्यूटी। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में लगातार इजाफे का देश भर में भी विरोध देखा जा रहा है। उसके अलावा मुंबई में अगर पेट्रोल के दामों की बात करें तो बुधवार को करीब 80 रुपए प्रति लीटर तक जा पहुंचा। वहीं कांग्रेस ने बढ़ते दामों को आर्थिक आतंकवाद तक करार दिया है। तो लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में जो है बढ़ोतरी होती जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतें जो है क्रूड ऑयल की वो कम है, उसके बाद पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। वहीं अगर बात करें बुधवार की तो मुंबई में जो पेट्रोल के दाम है वो 80 रुपए प्रति लीटर तक जा पहुंचे। वहीं कांग्रेस ने इस बढ़ते दामों को लेकर आर्थिक आतंकवाद तक इसे करार दिया है। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि आखिरकार पेट्रोल डीजल के
जो दाम है वो लगातार क्यों बढ़ रहे हैं। हमारे साथ कुछ विशेषज्ञ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और उनसे इस बारे में बात भी करेंगे कि आखिरकार कहां कहीं न कहीं घालमपेल नजर आ रही है। तो निजी कंपनियों को जब से पेट्रोलियम की बात अगर देखें तो लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है और बुधवार की बात करें तो जहां मुंबई में पेट्रोल के दाम 80 रुपए प्रति लीटर तक जा पहुंचे हैं। कहाँ जा रहे हैं?
चलिए समय अभी एक ब्रेक का है। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एक बार फिर से, और हम बात कर रहे हैं पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा। अमित, बात कर रहे हैं बढ़ते दाम पेट्रोल डीजल के, और हम आपको बता दें कि किसी भी मुल्क में महंगाई का आधार पेट्रोल डीजल के दाम होते हैं, और सियासी मुद्दों का आधार भी हम कह सकते हैं कि डीजल और पेट्रोल के दाम। चलिए, हमारे साथ पैनलिस्ट अरुण शर्मा जी, टैक्स एडवोकेट हमारे साथ हैं, लालू सिंह जी राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के एडवाइजर हैं, और मनीष पारिक साहब भाजपा नेता हमारे साथ हैं, आरसी चौधरी जी कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। लालू सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगा कि पेट्रोल के दाम पिछले 10 दिन पहले ही हमने चर्चा की थी, तब ऐसा लग रहा था कि शायद चारों तरफ से आवाज उठना शुरू हुई है, अब इस पर लगाम लगेगी, लेकिन ये तो दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात जो एक आम दर्शक जानना चाहता है कि जो रेट्स हैं पेट्रोल डीजल की, क्या ये मान सकते हैं कि जस्टिफाइड हैं कि हाँ बिल्कुल इसके अलावा कोई चारा नहीं है सरकार के पास में, रेट्स बढ़ानी ही पड़ेंगी, क्या लॉजिकली उचित है ये? मैं ये जानना चाहता हूँ सर। जी बताइए, चालू। सर मतलब 10 दिनों में, पिछले 10 दिनों की बात करें, डीजल के दाम 1 रुपये 60 पैसे जयपुर राजस्थान में बढ़ चुके हैं, और पेट्रोल के दाम 75 पैसे बढ़ चुके हैं, जो कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस है उससे कहीं भी प्रोपोर्शनेट नहीं है, उससे मैच नहीं खाते हैं। अब फर्क इसी में देख लीजिए कि पेट्रोल में 75 पैसे बढ़ाए गए हैं और डीजल में 1 रुपये 60 पैसे मात्र 10 दिन में बढ़ाए जा चुके हैं, जो कि प्राइस चेंज के हिसाब से कतई उसे मेलजोल नहीं है इसका। तो ये आपकी नजर में उचित नहीं है जो बढ़ाए गए दाम है वो? ये एक्सप्लेन्ड नहीं है सर, डिस्प्रपोर्शनेट है, एक्सप्लेन्ड नहीं है। 2.5 महीने में हम बात कर रहे हैं वापस 1 जुलाई से, अब तक 1 जुलाई से 15/9 आज तक 7 रुपये 21 पैसे, मान लीजिए 7.25 रुपये पेट्रोल पे बढ़ाए जा चुके हैं और 5 रुपये 60 पैसे डीजल पे बढ़ाए जा चुके हैं, जबकि इंटरनेशनल प्राइसेस में 47 का 49 रुपये हो गया। इंडियन प्राइसेस में अगर उसको कैलकुलेट करते हैं तो 3050 रुपये का बैरल 159 लीटर्स का था 1 जुलाई को, आज है 3200 रुपये का एक बैरल 159 लीटर्स का। कैलकुलेट करते हैं तो बहुत नेग्लिजिबल प्लस है, लेकिन जो रेटें चेंज हुई है वो तो टाइम्स में ही हो गई एक तरीके से। मानिए कि 10 पेट्रोल में जो है वो करीब 11-12% इंक्रीज हो गया और डीजल में 10% इंक्रीज हो गया। और विशेषतः बात है कि 4 रुपये 4 सितंबर को 4 रुपये बढ़े हुए थे 2 महीने में, मात्र 2 महीने में 4 रुपये बढ़े हुए थे, और आज वो 5 रुपये 60 पैसे हो गए सिर्फ 10 दिनों में। और पेट्रोल का उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ाया गया, इसलिए कहीं भी एक्सप्लेन नहीं है। इस बारे में सरकारी जानकारी दे सकती। वरुण जी, आपसे जानना चाहूंगा, एक आम कंज्यूमर आप भी हैं, आप एक पेशेवर एडवोकेट टैक्सेस के हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल का प्रभाव आप पे भी पड़ता ही है, अगर कम होता है ज्यादा होता है कंज्यूम जो करते हैं। ये एक आम दर्शक जानना चाहता है कि वास्तव में, क्योंकि 2008 में जब गवर्नमेंट थी यूपीए की, तब क्रूड ऑयल के दाम मेरे ख्याल में काफी ज्यादा कह सकते हैं $120 प्रति बैरल थे। आज लो $50, तो दाम वही है। मैं हालांकि पॉलिटिकल एंगल इससे नहीं चाह रहा आपका, लेकिन एक मैं आम जो एक इस सेक्टर के लोग हैं उनके नाते मैं जानना चाहता हूँ कि कितने उचित हैं ये दाम बढ़ी। जैसे कि अभी सर ने बताया कि जो भी इंक्रीज इन पेट्रोल डीजल के दामों में हो रहा है लगातार, इट इज अनएक्सप्लेन्ड। बेसिकली क्या है कि अगर आप एनालाइज करें पेट्रोल डीजल की जो कॉस्ट आज आम कंज्यूमर दे रहा है,
उसमें अगर अपन कॉस्टिंग की बात करें तो 20 रुपए और 40 पैसे के आसपास आपकी बेसिक कॉस्ट ऑफ डीजल जो अपने को लैंडेड कॉस्ट पड़ रही है। उसके अलावा 10 रुपए अपनी रिफाइनरी एंड अदर कॉस्टेस हैं। बेसिकली दिस कम्स आउट टू 30 रुपीज। जो बैलेंस है इट इज टोटली गोइंग इनटू टैक्सेस। आप देखेंगे करीब करीब 22 से 25 रुपए गवर्नमेंट की एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है और 14 से 18 रुपए स्टेट गवर्नमेंट का वेट एंड अदर ड्यूटीज है। इसके अलावा 0.25% का पॉल्यूशन सेस है। अगेन हम आदमी अपनी गाड़ी का वैसे पॉल्यूशन भी करवाता है, हम वैसे भी टैक्स पे कर रहे हैं और एक तरफ गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि हम जीएसटी से बाहर हैं। तो दिस इज टोटली अनएक्सप्लेन्ड एंड गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म एक तरफ जो हम कहते हैं कि इंटरनेशनल प्राइसेस से हम उसको इफेक्ट कर रहे हैं, देन व्हाई व्हेन द प्राइसेस आर टोटली गोइंग डाउन। आज जो 2014 में जो प्राइसेस थी वही प्राइस हम डीजल पेट्रोल की आ गई, जबकि उस टाइम 105 रुपए का बैरल था, आज 45 रुपीज का बैरल आ रहा है। टोटली बहुत नेगेटिव है और स्टेट मस्ट गिव एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। आप लोग उचित ठहराते थे कि बिल्कुल इसके अलावा सरकार के पास में चारा नहीं है, आपको डेवलपमेंट चाहिए तो कड़वे घूस पीने पड़ेंगे। अभी आप लोग प्रतिपक्ष में हैं तो प्रधानमंत्री के और जो मुख्यमंत्री के अन्य नेताओं के पुतले जलाए जा रहे हैं। ये पॉलिटिकल एंगल जो है वो मैं जानना चाहता हूँ कि जब हम सत्ता से बाहर होते हैं तो कुछ नजरिया अलग होता है, सत्ता में बैठते हैं तो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो पेट्रोल डीजल की जो दाम बढ़ना है आप लोग भी समझ रहे होंगे गणित इस तरह क्यों बढ़ाया जा रहा है। निश्चित रूप से आपने जो बात कही उससे पहले जो दो पूर्व वक्ता थे, जो डीजल पेट्रोल एसोसिएशन के नेता हैं और दूसरी तरफ जो टैक्सेशन के एडवोकेट साहब हैं, उन्होंने दोनों ने बताया और दोनों ने जो बातें बताई उन्होंने बहुत ही कंपेरिजन तुलनात्मक जो बात बताई। 2014 की जो बात करें, 2014 में जो टैक्सेशन जो वकील साहब उन्होंने कहा कि 105 रुपए डॉलर प्रति बैरल था और आज वो घट के 45 रुपए प्रति डॉलर हो गया है। तो इस दोनों का जो क्रूड जो ऑयल का जिस प्रकार से जिसका बेसिक जो कॉस्ट आती है उसका इतना बड़ा डिफरेंस देखें और उस डिफरेंस को वर्तमान की दरों से जब तुलना करें तो निश्चित रूप से आपको पता चलेगा कि यहां पे ये जो जितना जो गैप है, आखिर ये गैप एक आम आदमी पे क्यों है। यूपीए की जब सरकार थी, यूपीए में 2004 से लेकर 2008 तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों को जब स्थायी रखा गया और उसके बाद में 2008 में जब थोड़ी सी दरों में वृद्धि की गई तब भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान के जितने भी जो नेता हैं उन सब ने कहा था कि इस देश के अंदर आर्थिक आतंकवाद है। ये उस समय पूरा विश्व मंदी से झेल रहा था, इराक पे अटैक था, क्रूड ऑयल की दरें 138 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी और उसके बाद में उस रेट को मेंटेन किया गया। आम आदमी को उस पे भी राहत जो होनी चाहिए थी उस राहत को बनाए रखा गया। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पिछले जो 4 महीने जिस प्रकार से 16 जून से प्रतिदिन जो दरें तय होने का एक निर्धारण का जिस प्रकार से जो आंकड़ा तय किया है उसके बाद में 115 लाख करोड़ रुपए का 4 महीने के अंदर गवर्नमेंट ने इससे रेवेन्यू को कलेक्ट किया है। इतना बड़ा जो पैसा एक आम आदमी जो रोजमर्रा की जो जिंदगी जीता है उसे ये भी पूछने का आज हक नहीं है कि उसकी जो कल कितने थी और आज कितने थी। आज वो इतना बेबस है कि अगर उसे जाना है तो वो सिर्फ ये कहेगा कि 100 रुपए का भाई साहब डीजल दे दीजिए या पेट्रोल दे दीजिए। इस प्रकार दरों पे पूरा जो आम उपभोक्ता की उससे नजर से अवॉइड कर दिया, उसकी कल्पना नहीं कर सकता कि आज मैं उस बात पे बात भी करूं। इसलिए जरूरी ये है जो आपने भी चर्चा की शुरुआत की कि आखिर जितनी भी जो महंगाई का जो बेसिक आधार है वो हमारा फ्यूल है। फ्यूल की जिस प्रकार से कॉस्टिंग बढ़ेगी, निश्चित रूप से हर चीजों की कॉस्टिंग बढ़ेगी, तो सरकार जो अपना खजाना आम आदमी की जेब पे जो डाका डाल के सिंचाई कर रही है वो आखिर क्या मजबूरी है। सरकार उस पैसे को किस में काम लेना चाह रही है। सरकार ने उस पैसे को बजट के पेट्रोल डीजल महंगाई बढ़ती है तो पुतले जलेंगे, पुतले नहीं जलेंगे तो जनता के बीच जाओगे कैसे? यही मैं बीजेपी के नहीं आप देखिए चाह रहा हूँ कि जब प्रतिपक्ष में होते हाँ तो समझ में आता है, गणित जब सत्ता में होते हैं जनता आकार मचाती है उस वक्त समझ में क्यों नहीं आता है। मैंने आपसे इसी चीज को गुजारिश की ना, तुलनात्मक देखे ना आप किस प्रकार से बात कर रहे हैं। जो दरें उस जिस समय पे मैं कितना क्रूड ऑयल किस रेट में खरीद रहा था, कितने पे दे रहा था, आज कितने में खरीद रहा हूं और कितने में दे रहा हूं, कंज्यूमर की पॉकेट पे कितना जो वजन डाल रहा है। आप इसको विपक्ष के एलिगेशन के तौर पे नहीं कर सकते क्योंकि आप जो चौथे स्तंभ की जो भूमिका है, पूरा जो देश के जो लोग हैं, प्रदेश के जो लोग हैं, आपको एक नजर से देखते हैं, एक आंकलन से देखते हैं।
आंकलन पे अगर सिर्फ आप ये कहेंगे कि ये विपक्ष होने की भूमिका निभा रहे हैं, तो ये विपक्ष होने की भूमिका का आरोप नहीं लगा सकते आप मेरे को। आरसी चौधरी साहब, जोर से बोलने से कुछ नहीं होता है, कोई दबता नहीं है उससे। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, आप सवाल सुनेंगे मेरा तो मेरे ख्याल में जवाब देने में आपको बहुत ही आसानी रहेगी। आप ट्रैक मत पकड़िए कि अभी बस केवल बीजेपी पे निशाना साधना है। मैं अभी आप सुनना मेरा सवाल, मैं मनीष जी से जानना चाहूंगा। मनीष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आप लोग अपोजिशन में थे, आपके नेताओं के उस वक्त के बयान थे कि सरकार को लगाम लगाना चाहिए, सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है, कि 60 रुपए के ऊपर डीजल पेट्रोल जा रहा है। और जब कहा जा रहा था कि क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, तो उससे आप लोग ये कह रहे थे कि सरकार इसमें क्या नया कर रही है, सरकार का मैकेनिज्म तो यही होता है। लेकिन $50 से नीचे अगर हम पूर्ववर्ती सरकार का जब $120 प्रति बैरल जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम थे, तो भी 60 के आसपास भी जब रेट्स थी, स्मृति ईरानी जी हो, नरेंद्र मोदी साहब हो, सुषमा स्वराज जी हो, वेंकैया नायडू साहब हो, या फिर दूसरे नेताओं, सभी के एक ही हो रहे थे। पूरे देश भर में आंदोलन चलाया था आप लोगों ने। अभी कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा है कि एक बार कम से कम चर्चा तो की जानी चाहिए पार्टी स्तर पे कि हम जनता के बीच जाकर के जवाब क्या देंगे कि $120 अगर पेट्रोल हो तो भी जनता 60 के ऊपर हम सहन नहीं कर सकते, और $50 के नीचे अगर क्रूड ऑयल के दाम हो तो भी हम 70 के ऊपर देने के लिए हमें मानसिक रूप से तैयार करें जनता। ये कैसे सिस्टम समझ में नहीं आ रहा? बात ये है जी कि जो माननीय मनमोहन सिंह जी के समय पर प्राइवेट जो कंपनियां बनाया गया था, कंपनियां अपनी निर्धारण खुद करेगी, उस समय ये बात आई थी। तब भाजपा ने विरोध जताया था कि ये जो सिस्टम है, उसके बाद हो सकता है कि सरकार का नियंत्रण कोई नहीं रहेगा और ऐसी दशा में जनता को गोदाम भुगतने पड़ेंगे। तो फिर सरकार ये कहेगी हम क्या कर सकते हैं, जिस चीज आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है। लेकिन उसमें फर्क ये है कि हम पूरी शिद्दत के साथ ये बात को स्वीकार करते हैं कि जो कंजम्पशन को कम करना है, अगर आप किसी चीज पे लेवी लगाते हैं, आप एक्साइज लगाते हैं, ड्यूटी लगाते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि उसके उपभोग को आप हतोत्साहित करना चाहते हैं, ताकि आपके विदेशी मुद्रा भंडार पर फर्क ना पड़े और भारत को उन सब चीजों की कीमत ना चुकानी पड़े जो कि औद्योगिक विकास के कामों के लिए। तो मनीष जी, ये समझ में आ सकता है कि यूपीए गवर्नमेंट के वक्त मनमोहन सिंह सरकार के वक्त जो कुछ हो रहा था ठीक ही हो रहा था, तो इसका मतलब आप लोगों के जो आरोप थे निराधार थे उस वक्त के? नहीं, दो बातें हैं उसमें। पहली बात ये थी कि जब इन कंपनियों को स्वायत्तता दी गई थी, हाँ? और इनकी जो दरों के निर्धारण का अधिकार इनके पास आ गया था, हाँ? उस समय बीजेपी ने आशंका व्यक्त की थी कि इसके कारण दाम बढ़े। लेकिन वो जो आशंका थी वो भी सही साबित हो रही है। बिल्कुल। लेकिन आपने तो 2 कदम आगे बढ़ा दिए, उसमें भी 15 दिन कर दिया, और उसके बाद में आप लोगों ने तो डेली का कर दिया कि डेली के खेल में तो ऐसा कुछ हो रहा है कि तेल का खेल ही मच गया, किसी को पता ही नहीं लगने देते हैं। नहीं, मैंने आपको कहा कि जब कंपनियां अपने लेवल पे डिसाइड करती है तो उनके अपनी मानदंड होते हैं और उनकी कॉस्टिंग होती है, जो भी चीज होती है। हाँ? अल्टीमेटली सरकार को केवल टैक्स पे काम करना होता है जी, ये बिल्कुल। हाँ, वो रोजमर्रा की दरों का ऊपर नीचे करने का अधिकार भी उनके पास है कि आज उसके कारण मिला, इतने पैसे लगे हैं, उसको बढ़ाएंगे, इसको घटाएंगे, वो अधिकार भी उनके पास आ गया। इसका कारण ये लगता था कि कभी जब भी इस तरह की बात आएगी तो कंपनी अपने मुनाफे की बात ना करके कॉस्टिंग बाई कॉस्टिंग इस बात का निर्धारण कर सकेगी। इसलिए डेली का कोई बात कहे कि अब तो 15 दिन बाद डिसाइड होगा, इसलिए 15 दिन उसका लाभ नहीं मिलेगा, उस चीज को खत्म करने के लिए चीज लागू की गई, लेकिन वो भी मलहम की जैसे साबित ना हुई और रेटें लगातार बढ़ती गई। 2 बातें हैं योगेंद्र जी, साफ बात है, सरकार माननीय मोदी जी की दृढ़ प्रतिज्ञ सरकार है, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने को बिल्कुल कमिटमेंट है, और ऐसे कमिटमेंट के कारण पहले कोई बात है मनीष जी, पहले उतरी थी अर्थव्यवस्था, निश्चित तौर पर आपने देखा है कि जो तो ये भी देखे उसमें कमी आई है। नहीं, राजस्व घाटा में अभी कमी आ रही। मैं आज आपको वो आंकड़े बताना चाहूंगा, दर्शक भी देख रहे होंगे कि किसी भी गवर्नमेंट के लिए ओडी की लिमिट 5 लाख करोड़ रुपए आप लोगों की हुई थी। रोचक तथ्य बता रहा हूं आपको, आपकी पार्टी पे जो भी सज्जन अर्थ विश्लेषण को देखते हैं उनको जरा पूछिएगा, 4 लाख करोड़ रुपए आप लोग ओडी कर चुके हो, 5 लाख की लिमिट है आपकी, 1 लाख करोड़ मात्र बचा हुआ है। मुझे लगता है आपसे पहले किसी सरकार ने नहीं किया आज तक ये, आप पूछ लीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो। ये बात, ये ध्यान होना चाहिए। स्थिति इस तरह से आप अर्थव्यवस्था बैठाएंगे, बिल्कुल नहीं बैठ सकता। अर्थव्यवस्था का तो जिस रूट पे चल रहे हैं पता नहीं किस तरह की व्यवस्था। और देखिए, मैं एक बात जानता हूं, आप किसी पार्टी के लीडर से पहले एक साधारण नागरिक हैं। साधारण नागरिक की इच्छा ये होती है कि मेरी जरूरत की चीजें, मेरे दायरा जो इतना मेरी पॉकेट मनी है उसके अनुसार होनी चाहिए, और 2 पैसे बच्चों के भविष्य के लिए मेरी जेब में बचने चाहिए।
वो स्थिति सबसे बढ़िया मैकेनिज्म मानते हैं, उससे माना जाता है कि अर्थव्यवस्था हमारी पटरी पे आ रही है। बिल्कुल ही मैं कह रहा हूं, जब आप रेवेन्यू लॉस की बात कर रहे हैं और इसी के कारण जो राजस्व घाटा है वो निरंतर बढ़ता जाता है, कि योजनाओं की संख्या बढ़ रही है, जो भी लोक कल्याणकारी योजनाएं जनता के लाई। चलिए मैं आपके पास वापस लौटूंगा। वरुण जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। मैं एक बात जानना चाहूंगा कि सरकारें इस बात का लेकर के एक दम भरने की कोशिश करती हैं कि जब अपोजिशन में बीजेपी थी और सत्ता पक्ष में कांग्रेस के नेतृत्व में जब संगठन दल मिले हुए थे, यानी कि यूपीए गवर्नमेंट थी, तब ये कहा जाता था कि स्वायत्ता देना बहुत जरूरी था पेट्रोलियम कंपनीज को। कोई बात नहीं, वो भी दी। बीजेपी ने 2 कदम आगे बढ़ा दिए। बीजेपी और कांग्रेस का इश्यू नहीं है, ये कितने दम भरते हो, इनके रिमोट सब ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है। ये वही चलते हैं जैसे घोड़े को चाबुक से चलाते हैं। आज के पॉलिटिशियन सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स के रिमोट से चलते हैं, खुद का कोई अक्ल नहीं लगाते हैं किस तरह से हमें जाना है, कहां लेकर के जाएंगे। आज ये क्या कोई संविधान संशोधन हो गया कि मोदी साहब इसको विड्रॉ नहीं कर सकते, कि साहब नियंत्रण हो सरकार के हाथ में रहनी चाहिए कंपनियां। जब लग रहा है कि यूपीए गवर्नमेंट से गलती हो गई तो ये लोग तो सुधार कर सकते हैं, लॉजिकली ठीक है ये। अपन बेसिकली पहले मैकेनिज्म समझे हैं जी कि जो चाहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो चाहे भारत पेट्रोलियम हो, ये कंपनियां किसकी हैं, इसका मुनाफा किसको जाता है? बिल्कुल भारत सरकार को जाता है। हाँ। हम देखते हैं भारत सीएम साहब ने चेक दिया मोदी जी को 10 करोड़ रुपए का, 50 करोड़ रुपए का जो मुनाफा आया। तो फाइनली जब प्रॉफिट इज गोइंग टू द गवर्नमेंट ओनली, तो गवर्नमेंट नीड्स टू कंट्रोल द प्राइसेस। ये तो हमारे लिए हमने एक वो नया चीज छोड़ दी कि पेट्रोलियम जो कंपनियां हैं वो अपने आप पेट्रोल डिसाइड करेंगी। अगर वो डिसाइड करेंगी तो किसके डिसाइड कर रही है वो? और फाइनली जो लोड ऑफ एक्सेस ऑफ मनी है वो किसके ऊपर जा रहा है? इट इज बेसिकली ऑन अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल। आज आप ये समझिए, अगर मान लो आपका बच्चा बाहर जाता है, आप उसे ये नहीं कह सकते कि तो 100 रुपए में 2 लीटर पेट्रोल भरवा लेना। कितना बड़ा चेंज आ गया मार्केट के अंदर, हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे इस चीज को। तो ये जो भी ये दिया गया है, स्वायत्ता का जो नाम दिया जा रहा है, ये पूरा एक मेलोड्रामा है। फाइनली जो प्रॉफिट है वो गवर्नमेंट के पॉकेट्स में जा रहा है और गवर्नमेंट अनवांटेडली टैक्स पे टैक्स बढ़ाया जा रही है। फाइनली जब आज अपन विदेशी घाटा की बात कर रहे हैं, जब हम उसको माल को ही 20 रुपए पर लीटर खरीद रहे हैं तो घाटे की बात ही नहीं पैदा होती कहीं भी। हमने तो टैक्स बढ़ा करके उससे अपना मुनाफा बढ़ा दिया अपना, बेसिकली मतलब प्राइस तो कम हो गई, हमने टैक्स बढ़ा दिया जी। और एक चलिए लादू सिंह जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। एक बात और बड़ी रोचक कही जाती है पेट्रोलियम कंपनियों की तरफ से कि घाटा पाटने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। हमारे नजर में सिर्फ मुनाफा मेंटेन करने के लिए शायद ये किया जा रहा है। घाटा तो पेट्रोलियम कंपनियों को हो ही नहीं सकता। आपको लगता है कि जो कुछ चल रहा है इससे पेट्रोलियम कंपनियों को घाटा हो रहा होगा? सर, इसमें निवेदन ये है कि पेट्रोलियम कंपनियां PSUs पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं और ये इंडियन ऑयल भी नवरत्न है और अब भारत पेट्रोलियम भी नवरत्न हो गई। ये प्रॉफिट देने वाली कंपनियां हैं। पिछले 3 साल से 5 साल से 3 साल से तकरीबन दे रही थी। पहले, इससे पहले 3 साल से पहले जो प्राइस थी उसके अंदर सब्सिडाइज था। 3 साल से पहले की बात कर रहा हूं, तो वो गवर्नमेंट उसको रिक्यूप करती थी, वो आज नहीं है। अब मैं आपको टैक्सेशन का स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा 2 लाइन निवेदन करना चाह रहा हूं। क्या है अभी ऐसा है सर कि जो करीब इसमें अपने पेट्रोल में 21.5 रुपए जो है वो आपका एक्साइज है, और ये पहले आज से 3 साल पहले कितना था? करीब 9 रुपए, मतलब 2.5 गुना एक्साइज बढ़ा है पेट्रोल पर 3 साल में। जब 70 रुपए से 40 रुपए 45 रुपए डॉलर पे प्राइसेज आई, इसको यूं समझिए आप जी। तो 2.5 गुना बढ़ा दिया पेट्रोल पर। डीजल पे ये टैक्स जो था वो 3 साल पहले ये करीब 3.5 रुपए था एक्साइज, और आज है 17.5 रुपए, 17 रुपए 30 पैसे एग्जैक्ट बोले तो ये 4 टाइम्स एक्साइज बढ़ा चुकी। गवर्नमेंट का जब परसेप्शन ये था कि जैसे ही प्राइस वापस ठीक होगी तो ये वापस गवर्नमेंट पब्लिक को कम कर दिया जाएगा, पब्लिक को उसका बेनिफिट दे दिया जाएगा। एक्साइज का प्राइसेस कम हो चुकी है, न एक्साइज में कोई रिलीफ मिली है। राजस्थान के सेल टैक्स की भी बता दूं आपको, यहां पहले 26% पेट्रोल पे, 22% डीजल, 18% डीजल पे था। ये दिसंबर 2014 की बात कर रहा हूं, दिसंबर। सरकार ने कहा प्राइस डाउन हो गई, हमारा रेवेन्यू कम हो गया, इन्होंने 4% इन्होंने टैक्स बढ़ाया। सेस जो पहले इन्होंने शुरू किया था 50 पैसे रोड सेस,
वो आज रोड सेस जो है 1.5 रुपए तो है पेट्रोल पर लीटर, और डीजल पे है 1 रुपया 75 पैसे पर लीटर, 175। इफेक्टिव रेट आज टैक्स की जो राजस्थान में लग रही है वो है पेट्रोल की 33%, 30% सेल टैक्स है, बाकी सेस जोड़ के 33% इफेक्टिव रेट टैक्स की लग रही है। गवर्नमेंट का भी लेटेस्ट अगस्त का डिक्लेयर किया हुआ डेटा है, उसी में ये बता रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डिक्लेयर करके बताया। और इफेक्टिव रेट है 26%, 25.75 एग्जैक्ट बोल रहा हूं मैं डीजल पे। अब बात करें दूसरी सरकारों का क्या कर रही है। दूसरी सरकारों की स्थिति यह है कि हरियाणा गवर्नमेंट हमसे 8% कम आज के दिन टैक्स ले रही है। उनका टोटल पड़ रहा है 18, हमारा जा रहा है 26% डीजल में। हाँ। पेट्रोल में भी 6-7% है। आम आदमी इफेक्टेड होता है डीजल से, टर्नओवर भी डीजल का ही है। सरकार ने यह कहा था, तब बढ़ाया था, हमारे एसोसिएशन ने तब भी विरोध किया था। तब उन्होंने यह कहा था कि आज रेटें डाउन हो गई है, जैसे ही रेटें ठीक आ जाएगी ये 4% प्लस एडिशनल लेवी ऑफ सेस जो भी लिया है वो हट जाएगा, तो हम 18 और 26 पर वापस आने की सोच रहे थे। 4% प्लस सेस, 1 रुपए लीटर का, 1.25 रुपए लीटर का डीजल पे सेस जो है ज्यादा है डीजल पे, पेट्रोल की मनस्पत डीजल पे सेस ज्यादा है। तो ये जो है वापस हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि आम जनता और टोटल जो है, हम तो ये भी सोचते हैं कि उससे हमारी सेल भी बढ़ेगी, गवर्नमेंट को ज्यादा लॉसेस नहीं होंगे, ये बात बराबर रिप्रेजेंट करते रहे। लेकिन इसके ऊपर अभी तक जो 4 गुना बढ़ाई गई डीजल पर एक्साइज ड्यूटी, वापस रिपीट कर रहा हूं, 4 गुना बढ़ाएगी एक्साइज ड्यूटी विद इन 3 ईयर्स। हाँ। अभी जो ये सरकार आई है इसमें 4 गुना बढ़ाई गई एक्साइज ड्यूटी डीजल पर, 2.5 गुना बढ़ाएगी पेट्रोल पर, टाइम्स में की गई है। आज हम बात करें तो हमारी जो प्राइसेस है इसके हिसाब से डिस्प्रोपोर्शनेट है। इसको अभी आप 10 दिन का ही उदाहरण ले लीजिए, आपके सामने आ जाएगा पिक्चर। क्या है, पेट्रोल पे बढ़ाए 75 पैसे। अगर इंटरनेशनल प्राइसेस से अगर इसका संबंध होता, पेट्रोल पे बढ़ाए 75 पैसे, डीजल पे बढ़ाए 1 रुपए 60 पैसे, और ऑयल कंपनियों ने बढ़ाए हैं। मेजर 80% रेवेन्यू डीजल से ही आता है, वो रेवेन्यू जो पेट्रोल का रेवेन्यू है। चलिए लादू सिंह जी, मैं आऊंगा आपके पास में, लौटूंगा एक बार मैं आरसी चौधरी साहब के पास में जाना चाहूंगा। तो हम आपको सीधा बता दें, पूरा गणित समझा रहे थे लादू सिंह जी कि कितना पैसा किसने बढ़ाया, और पेट्रोलियम कंपनियां जो अपना दावा बेशक करती हों कि हमारा लॉस बढ़ रहा है, डॉलर और रुपए के जो दाम है उस पर उसका असर पड़ रहा है। असर कितना ही पड़े, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुनाफा जिस तुलना में बढ़ता जा रहा है और बहुत मुश्किल है समझना, और एक आम आदमी जो है उसके गणित समझ में नहीं बैठता है कि इसको डेली करके, डेली में पहले कम से कम 1 महीने था, 15 दिन किया गया तो समाचार पत्रों में आता था कि डीजल के इतने पैसे बढ़े, पेट्रोल के इतने पैसे बढ़े। अब डेली के हिसाब से एक रूटीन चीज आ गई, और हमारे देश में क्या होता है कि खुद का संघर्ष खुद को करना होता है। ये नई बात नहीं है, वर्षों से यही चली आ रही है। तो हम उस तकलीफ को भूल जाते हैं कि चलिए जिंदगी पटरी पे दौड़ रही है, जो भी हो चलने दो। लेकिन जब पता लगता है कि वास्तव में ये मेरे भविष्य के लिए भी एक ऐसा पैरामीटर तय हो रहा है कि महंगाई की मार हमेशा झेलनी पड़ेगी। डीजल के रेट बढ़ने का सीधा संबंध महंगाई से होता है, वो सब जानते हैं एक अच्छे से। चलिए आरसी चौधरी साहब, मेरा जो सवाल था उस वक्त आपसे, वो सवाल सिर्फ इतना था, आम जनता के तो समझ में बैठती है कि सरकारें अपने अंदाज से चलती हैं, वो चाहे प्रतिपक्ष में रहें और जब सत्ता में आएंगे तो भी वही स्थितियां हैं। बीजेपी भी बहुत पूरे देश भर में पुतले फूंके गए थे, बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन स्थितियां वही हैं, को सुधरी नहीं है। अभी मनीष पारिक साहब को आपने सुना था कि बिल्कुल साहब ये तो इसके बिना विकास ही नहीं हो सकता। मोदी साहब युग पुरुष हैं और उन्होंने बिल्कुल तय किया है कि जो आर्थिक ढांचा है सबसे पहले पटरी पे उसको लाना है, और ये 70 साल कहना भूल गए बस है कि 70 साल से जो स्थितियां बिगड़ी हुई थी उन्हें भी पटरी पे लेके आना है। तो मैं जानना चाहूंगा कि वास्तव में जनता क्या मान के चले इसे, कि राजनीतिक दल विरोध करते हैं तो उनका एक पॉलिटिकल सगुफा है। निश्चित रूप से योगेंद्र जी आपने सही कहा, लेकिन इससे पहले जो बीजेपी के जो वक्ता बोल रहे थे उन्होंने कहा कि जो पेट्रोलियम, जो डीजल और पेट्रोल की जो दरें हैं वो इतनी जो दरें हाई रखी गई हैं, उसके उन्होंने 2 कारण बताए। उन्होंने कहा कि एक तो जो डॉलर का जो विदेशी जो मुद्रा है, विदेशी मुद्रा का
नियंत्रण रहेगा कि उसका खर्च है वो कम रहेगा। अगर रेटिंग ज्यादा रहेगी तो लोग इसका कंजप्शन कम करेंगे। मेरा सोचना ऐसा है कि किसी भी देश की प्रॉस्पेरिटी है वो इस चीज से नापी जाती है कि वहां पे पावर कंजप्शन कितना है। पावर कंजप्शन, अगर आप उस पावर कंजप्शन को विदेशी मुद्रा से जोड़ के आप देश के लोगों को विकास से गुमराह कर रहे हैं, या तो ये बात कहिए, या फिर विदेशी मुद्रा का सोर्स आपके पास में दूसरे जनरेट नहीं है, आपने एक्सपोर्ट्स को घटा दिया है, आपके जो दूसरे सोर्सेज हैं वो घट गए हैं। मुझे ये जो बयान जो उन्होंने जो लॉजिक दिया वो कतई तर्कसंगत नहीं लगता। दूसरे उन्होंने कहा दरों का जो निर्धारण है वो प्राइवेटाइजेशन किया गया कंपनियों का। प्राइवेटाइजेशन के लिए जो पेट्रोलियम के जो डीलर हैं उन्होंने बताया यहाँ पे जितनी भी जो 3-4 जो कंपनियां हैं वो सभी जो कंपनियां हैं गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है। उसके ऊपर जो क्रूड ऑयल हम खरीद रहे हैं, खरीदने के बाद में कंपनियों का तो जो प्रॉफिट है वो 4 रुपए प्रति लीटर या 3 रुपए प्रति लीटर जो है वो फिक्स है और वो हर बार दिखता है। लेकिन सरकारें जो टैक्सेज जो अपने इस पे रिवाइव नहीं करती, जो टैक्सेज जो लगाती है उन टैक्सेज को अगर रिवाइव नहीं करेगी तो यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत होगी। जिस प्रकार से उन्होंने बताया एक्साइज जो ड्यूटी है डीजल के ऊपर 387% बढ़ा दी। कितनी? 387%। बहुत बड़ा मार्जिन होता है 387%। 167% पेट्रोल पे बढ़ाई। ये एक्साइज ड्यूटी है वो कंपनी इंपोज नहीं कर रही है, भारतीय सरकार कर रही है। वेट का जो लागत है वेट राज्य सरकार निर्धारण कर रही है। एक बॉम्बे के अपन एग्जांपल लें, एक राजस्थान का एग्जांपल लें, वहां पे भी रेट का वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा मिलेगा। अगर राजस्थान का लें और हरियाणा का लें तो हरियाणा अपने से काफी सस्ता मिलेगा। तो यहाँ पे जो वेट का जो कंपोजिशन है, वेट का जो टैक्सेशन है वो राज्य सरकार निर्धारित करती है। तो पिछले जो 4 महीनों के अंदर राजस्थान की सरकार ने जितना टैक्स वसूला है वेट के द्वारा पेट्रोलियम पे, डीजल पे, अगर उसको कैलकुलेट किया जाए तो आज जो किसानों पे जो लोन है उससे भी ज्यादा उन्होंने आज इतना 4 महीने में उनको कलेक्ट किया है। वो कलेक्ट आखिर सरकार ने अपना राज्य के कोष बढ़ाने के लिए या किस चीज के लिए, उसको आप फंड में शामिल नहीं करें। बजट पेश करें तो आप उसमें शामिल नहीं करें। 125 लाख करोड़ रुपए का टोटल आपने टैक्सेशन 4 महीने में कर लिया, उसको आप बजट के अंदर उसको दिखा नहीं रहे। आखिर आप इसके ऊपर पास में लेवीज लगा रहे हैं, रोड टैक्सेस लगा रहे हैं, सेल्स टैक्सेस जो लगा रहे हैं, इन सभी जो टैक्सेज की जो गणित है वो सरकारों के निर्धारण में होती है। अब आप तुलनात्मक रूप से ये बता सकते हैं कि यूपी की सरकार में कितना टैक्सेज था और आज वर्तमान में कितना टैक्सेज है। कंपनी का जो प्रोडक्ट था, कंपनी जो अपना जो रिफाइनरी का जो पैसा ले रही है वो तो आज भी मार्जिन उसका उतना ही है। इसलिए जरूरी यहाँ पे ये समझना है कि टैक्सेज का जो वेरिएशन जो किया वो कहां पे जा रहा है। निश्चित रूप से अगर कंपनी को अपने सब्सिडीज दे रहे हैं तो वो आपके राज्य के कोष को गाठा बढ़ाएगी, लेकिन आज तो गाठा बढ़ने। चले, कुल मिलाकर के मैं तो ये जानना चाहता हूं कि जनता के बारे में राजनीतिक दल कब सोचना शुरू करेंगे? राजनीतिक दल को तो जो आज सत्ता के अंदर बैठे हैं, जब 112 रुपए 138 रुपए प्रति बैरल जब डॉलर क्रूड ऑयल था तब हमने 60 रुपए दिया और आज 45 रुपए है और उस पे आपको 62 रुपए 70 रुपए पेट्रोल मिल रहा है। तो उसकी तुलना तो आप जनता देखेगी, जनता जानेगी कि सरकार है वो उस पर कितना टैक्स इंपोज किया है। आखिर सरकार क्या लगा रही है ये जनता की समझ में अब आ जाना चाहिए और निश्चित रूप से आ रहा है। आप जैसे जो चैनल इस आवाज को जो बुलंद दे रहे हैं और जिसे दूसरे जो मीडिया जो लिख रहे हैं बिल्कुल खुला लिख रहे हैं कि इतना कंपनी का इसकी क्रूड ऑयल की रेट है। चले मनीष जी के पास में जाना चाहूंगा, एक बार मनीष जी के पास में जाना चाहूंगा। मनीष जी देखिए, तुलनात्मक बात की गई है, आपने ये तो स्वीकार किया कि बिल्कुल जनता की तकलीफ हम समझ सकते हैं, ये लोग भी कहते थे, पर इनके कुछ नेता उस वक्त कहा करते थे कि बिल्कुल गैर जरूरी बात इस वक्त जनता की है, विकास चाहिए तो ये सब तो करना पड़ेगा। उसके आसपास आप लोग भी बोलते हैं, लेकिन तुलना की बात कही है इन्होंने अभी आरसी चौधरी साहब ने कि $120 प्रति बैरल जब ऑयल की कीमत होती है, पेट्रोल की क्रूड ऑयल की कीमत होती है, तो भी रेट्स जितनी 60-62 के आसपास थी और आज 70 क्रॉस कर रही है 50 के नीचे होने पे। तुलनात्मक की बात की जाती है और एक आम आदमी यही भाषा समझता है, उसको नहीं पता कि डॉलर का क्या भाव चल रहा है और रुपए का कितना, $1 में कितना रुपए। उसको सीधा फर्क ये पड़ता है कि मैं इतना पैसा पे क्यों कर रहा हूं। 120 रुपए प्रति बैरल की रेट होगी और उसमें आप 10% लेंगे तो आपको 12 रुपए मिलते हैं सरकार को। अगर ऐसे ही 60 रुपए हो जाएगी तो उसको 12 रुपए लेने के लिए आपको 200% करना पड़ेगा। ये तो सीधी सी बात है, ये रेवेन्यू जनरेट करने की बात है, इसलिए है क्योंकि वही मूल आधार है। राजस्थान में आपने जैसे कहा, ये टैक्स का कम नहीं होने का कारण ये है कि ना तो इंडस्ट्रीज है यहाँ पर, ना खनन का विषय है, ना कोई प्राकृतिक संपदा ऐसी है जिसके कारण उद्योग धंधे बढ़ जाएं।
और उसके बाद एक जापानी कंपनियों ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया नीमराना में, उसके अलावा नया इन्वेस्टमेंट नहीं आया। तो सरकार को खर्चे मेट आउट करने के लिए जो पैसे की जरूरत होती है उसके लिए टैक्स को कम नहीं किया जा रहा है, एक बात। दूसरी बात ये भी आप इस चीज को बहुत जरूरी समझ सकते हैं, जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जब हम देशभक्ति की बात करते हैं, तो उन चीजों के कंजम्पशन को कम किया जाता है। और अब ये भी बात आई है कि लाल बहादुर शास्त्री ने जब आयात नहीं करना था गेहूं को अमेरिका से, तो ये कहा एक दिन व्रत करो आप, उससे हमारा कंजम्पशन कम होगा। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। लेकिन ये बात आज के जमाने में उपभोक्तावादी संस्कृति में ये चीजें लुप्त हो चुकी है। हम किसी को नहीं कह सकते हैं कि आप कंजम्पशन कम कीजिए, तो अल्टीमेटली अगर उसकी जेब पर भार पड़ेगा तो उसका कंजम्पशन कम हो जाएगा। ये सोचते हुए उसके उपभोग को हतोत्साहित करने की प्रक्रिया को मूल रूप से माना है। एक दूसरी बात, जो नई चीजें सरकार वादे करके आई है, घोषणा पत्र लाई है, और जो नई भारत की किसान की आय को दुगनी करना है, या और भी बहुत सारी चीजें हैं, आपको जीडीपी बढ़ानी पड़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी पड़ेगी, उसके लिए जो चीजें क्रिएट करनी है उनके लिए भी धन की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे लग रहा है ये सेक्टर ऐसा है। आप ये भी देखेंगे योगेंद्र जी, वैसे ये कई बार कहा जाता है, तो शराब पर है एक्साइज वो 600% है, सिगरेट पर आप देखेंगे वो 600% के आसपास है, वो इसलिए उसको हतोत्साहित किया जाता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अल्टीमेटली अगर अर्थव्यवस्था के लिए डीजल और पेट्रोल का कंजम्पशन मुसीबत बनकर आया है, ऐसी दशा में अगर कंजम्पशन कम करने को कहा जाए तो कोई नहीं करेगा, सरकार भी नहीं चाहेगी। करवाइए, और राष्ट्रवाद आप बता दिए वैसे कि लोग करने को तैयार रहेंगे, लेकिन ये कभी कोई कहा जाता है कि सरकारें अपना खर्चा कम क्यों नहीं कर सकती हैं? नहीं, निश्चित तौर पर आपने देखा, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं मोदी जी की पार्टी से हूं, और मोदी जी की सरकार ने खर्चों को कम किया है। जो पत्रकार वहां साथ में जाते थे उसको कम कर दिया है, उनको तो कम कर दिया, लेकिन सर मीटिंगें जो 5 स्टार होटल्स में होती है उन पे लगाम नहीं लगा रहे हैं। अभी भी आपने देखा है कि सरकारी मीटिंग्स को 5 स्टार होटल्स में बैन करने के लिए कहा गया है, लेकिन नहीं हो रहा। ये लोग आपके साथी हैं, गिनाएंगे आपको कितनी मीटिंगें 5 स्टार्स में चल रही हैं। आप ये इसका आंकड़ा देखेंगे कि जो सरकारी खर्चे हैं उसमें कमी आई है, तो निश्चित तौर पर आपको लगेगा। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो प्रसार भारती में सरकारी खर्चा हुआ उसमें लगभग 23% की गिरावट हुई है, और जबकि उनकी आमदनी बढ़ गई है। रेडियो आकाशवाणी में उन्होंने खर्चे कम किए हैं और आय ज्यादा प्राप्त की है। तो इस तरह की चीजें सर, लेकिन रेवेन्यू जनरेशन के आप खुद कह रहे हैं कि रेवेन्यू जनरेट करने के आप लोगों ने अच्छे पैमाने फिट किए हैं, उसके अलावा खर्चे आप कह रहे हैं कम हो रहे हैं, फिर तो जनता को कहीं तो राहत दीजिए। आपने खर्चे भी कम कर दिए, रेवेन्यू भी बढ़ा रहे, अब तो कम से कम मोदी जी अच्छे दिन लाने के लिए पहल करें कि चलिए ये टैक्स भी हम विड्रॉ करते हैं। आप सब, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि जो पहले वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 12,000 करोड़ की सड़कें बनाई थी 5 साल में, अभी 18,000 करोड़ की सड़कें बना दी है 3 साल में। निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि 3,000 करोड़ रुपए बढ़ गए हैं। इसी तरह से आपने ये भी देखा है कि किसानों के 50,000 तक के कर्जे अगर आप माफ करेंगे और उसमें कुल मिलाकर आप पर 73,000 करोड़ का बोझा पड़ने वाला है, तो उसको आपको कहीं ना कहीं से मैट आउट करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली जो उम्मीदें जनता की है, वो उम्मीदें अगर बढ़ती जाती है तो निश्चित तौर पर रेवेन्यू के जो मैनेजमेंट में है उसमें भी उम्मीदों का अंतर आता है। चलिए आरसी चौधरी साहब, आप कुछ बीच में कह रहे हैं। एक तो बड़ा ही अच्छा शब्द लगा, एक राष्ट्रवाद का जो शब्द है, राष्ट्रवाद का जो शब्द है, आज तक प्रधानमंत्री जी 125 करोड़ की आबादी मानते हैं 3 साल बाद में, लेकिन 131 करोड़ लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को, और उनकी जेब पे जो राष्ट्रवाद के जो नाम पे डाका डाला जा रहा है, वो मेरे को कहीं तर्कसंगत नहीं लगता है। जनता ने चुना है उनको, इसीलिए कि आप आओ हमारे पे टैक्स लगाओ, लेकिन देश का विकास करो। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, आप बोल देना, उन्होंने चूज किया है हमको, यू आर बीइंग रिजेक्टेड फॉर, आपको उन्होंने अनाउंस कर दिया, आपको रिजेक्ट कर दिया। आखिर क्या वजह कि आप हमें मेरे को नहीं बोलना चाहते? आखिर क्या दिक्कत? आपने तो घोटाला भी नहीं किया, फिर आप जनता पे क्यों लोग डाल रहे हैं? आपने तो क्यों नहीं ज्यादा सड़कें बना रहे हैं? बोलने तो देखिए मनीष जी, आपके यहीं पे पर्चे पड़ जाएंगे, अभी पर्चे आपके सामने आ जाएंगे, क्या दिक्कत है? आपने कहा कि जिस प्रकार से टोबैको है, लीकर है, जो दारू है, शराब है, उसको उस पे हमने जो टैक्स, इंदिरा गांधी जी ने पॉलिसी बनाई थी। अरे देखिए, हम कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद के नाम पे जनता का जो दोहन करना बंद कर दीजिए। हम आपसे गुजारिश करते हैं, जनता को 10 लीटर पेट्रोल चाहिए होता है महीने का, उस पर बोझा पड़ता है 63 रुपए का। आप जो बातें कर रहे हैं वो 1000 करोड़ की कर रहे हैं, और 63 रुपए का जिस पर बोझ पड़ रहा है वो खुद राजी है उस पर। अगर इनकम टैक्स में उसको छूट कर दी है, 2.5 लाख की जगह 3 लाख का बेनिफिट दे दिया है, तो उस वाले को भी पुरातन भाग में चलना चाहिए, बैलगाड़ी लेके आनी चाहिए, साधन बंद कर देने चाहिए। अब नहीं हो सकेगा, बुलेट ट्रेन का जमाना है, कांग्रेस का जमाना नहीं है। अब तो बुलेट ट्रेन आएगी, अब तो कोटा से दिल्ली वायुयान जाएगा, बीकानेर से दिल्ली वायुयान जाएगा, आप
आपको वायुयान में 2000 रुपए में यात्रा कराएंगे, उसके बाद नहीं है बैलगाड़ी नशे से जोड़ दिया। नहीं, बुलेट ट्रेन चलनी भी चाहिए। को आपने किस प्रकार नशे से जोड़ दिया। आपने इस प्रकार से जो आप जो चिल्ला की जो बात कर रहे हैं, 2005 के अंदर आपने ही अहमदाबाद में जब वर्तमान प्रधानमंत्री जी उन्होंने मेट्रो का उद्घाटन किया था और आज तक वो अहमदाबाद में मेट्रो नहीं चली। उसी प्रकार ये रख देने से नींव रख देने से श्रीधरन जी ने कहा था, जो चीज कर देने से श्रीधरन जी ने कहा था कि वायुयान नहीं है मेट्रो की, क्या कहेंगे, इसलिए हमने कहा अगर श्रीधरन जी आज कहते हैं 2025 जयपुर में वायबिलिटी नहीं है मेट्रो की, इसलिए नहीं किया था माननीय वसुंधरा जी की सरकार में। अब आप देख रहे हैं कि जब मेट्रो आ चुकी है तो उसको हम लागू कर रहे हैं। देश के लोग समझ चुके हैं कि इस राष्ट्रवाद के नाम पे कौन बहरूपिया है जो राष्ट्रवाद के लोगों को और राष्ट्र के लोगों को ठग रहा है, और वो बहरूपियों के आज आने वाले से तो राष्ट्रवाद शब्द निकलता ही नहीं है। बहरूपिया होना तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप रामलीला करना चाहें और वहां पर रावण लीला दिखाएं, भ्रष्टाचार में पैसे गड़प कर जाए, विदेशों में काला धन चला जाए, उसके बाद कौन कहेगा। नशे से मत जोड़िए, उसके जीवन स्तर को नशे से मत जोड़िए। इंदिरा जी ने कहा था, ये इंदिरा जी ने कहा था और इंदिरा जी ने इस चीज को लगाया था, उससे पहले तो बराबर लगता था स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप कहेंगे प्रदूषण को रोकने के लिए अगर आप ऑनरेबल हाई कोर्ट कहता है, अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है तो सीएनजी की बस चलाइए दिल्ली में, तो इसका मतलब यह है कि प्रदूषण से मर रहे हैं लोग। पेट्रोल और डीजल की कंजम्पशन को कम करना चाहिए। ये दिखा रही है नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट में हवाला देकर कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि सीएनजी के अलावा बस नहीं चलेगी दिल्ली में। आप चला के दिखाओ, आप चला के दिखाओ इसी पेट्रोल और डीजल से। इतनी बड़ी चलिए मैं एक बार लोग देखेंगे तो लोगों को पता चलेगा। 8 से 14 साल बीच में जो बौखलाहट के जो दर्शा रहे हैं, वो ये दर्शा रही थी भारतीय जनता पार्टी का चरित्र दर्शा रही है कि कैसे राष्ट्रवाद के नाम पे लोगों को ठगा जा रहा है। हम शुक्रगुजार है इस चैनल का, जो झूठी राष्ट्रभक्ति के जो चोचले हैं वो उतार रही है, झूठे राष्ट्रभक्ति के नाटक है वो उतार रही है। शुक्रगुजार है हम जन टीवी के, जो इस मुद्दे को बेखूबी से हर लोगों से जान के और उसकी परतें उतार रही है। धन्यवाद। मैं चलिए जी वरुण जी, बहुत बढ़िया बात अभी इसे मालिक साहब कह रहे थे कि 2000 रुपए में हवाई यात्रा करवाएंगे हम, बहुत बढ़िया बात की। और कह रहे हैं कि 10 लीटर पेट्रोल महीना चल जाता है आदमी का, तो मेरे ख्याल से ये खुद भी जयपुर में रहते हैं और ट्रैवल करते हैं, 10 लीटर में किसका काम चलता है, पहली बात आप समझे। और सेकंड बात जो कह रहे हैं कि 2000 रुपए में हम हवाई यात्रा करवाएंगे, जो 1700 करोड़ का जो पेट्रोल का बकाया है किंगफिशर एयरलाइंस का, वो तो हम भी तो वसूल रहे हैं ना। आज जो गवर्नमेंट एविएशन फ्यूल के में भर दिया, जो लॉसेस है वो किसके ऊपर डाले जा रहे हैं, जनता के ऊपर। 2014 से पहले जब गवर्नमेंट को एक्साइज बढ़ाने का लॉजिक क्या गवर्नमेंट के पास 3 साल में एमपी थोड़ी हुआ, आपने वो पॉलिसी है, सर आप समझिए, कानून है देश का। एक बार मनीष जी एक बार 80 रुपए के अंदर 60 रुपए के टैक्सेस हैं। आप एनालाइज करिए, 80 रुपए के अंदर 20 रुपीज आपकी कॉस्ट है, 10 रुपीज आपकी रिफाइनरी कॉस्ट, एवरीथिंग है। उसके बाद आप 50 रुपए टैक्स दे रहे हो क्लाइंट से, किस चीज का? यू हैव टू जस्टिफाई इट, जो गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी के नाम से। और सेकेंडली आप जीएसटी की बात करते हैं, आप जीएसटी आपने एप्लीकेबल कर दिया, हर आदमी पेट्रोल यूज करता है, सबसे आप मैसेज बोले जीएसटी नंबर दो, जीएसटी नंबर दो, पेट्रोल का इनपुट नहीं दे रहे आप उसको, कहां जाएगा बेचारा एक आम आदमी, कहां जाएगा जो रोज की रोज 30 रुपए एक जीएसटी पे कर रहा है? दर्द की अभिव्यक्ति कर रहे हैं कि हल की अभिव्यक्ति? दर्द की अभिव्यक्ति सर, एक आम कंज्यूमर हो ही सकता है। दर्द क्या है? आप अगर एक बार सुनिए, एक बार वरुण जी, आपने तकलीफ बताई, मैंने पहले कहा कि आप एक प्रोफेशनल एडवोकेट हैं, टैक्स से जुड़े उस बारीकी को समझते हैं, लेकिन एक आम उपभोक्ता पहले हैं। मनीष जी वो अपने एक पीड़ा, एक बानगी बता रहे हैं कि आम दोस्तों के साथ में, घर परिवार किसी के साथ में बैठते हैं, वो चर्चा। अब मनीष जी सुनना चाहते हैं वरुण जी आपसे कि इसका लॉजिकली हल क्या है, वो जरा एक बार आप बता दीजिए। आप उसी पे आ रहे थे कि कहां रिड्यूस कहां करना चाहिए सरकार को। सर डेफिनेटली जो एक्साइज ड्यूटी जो एक्सेसिव बनी जा रही है, एक तो गवर्नमेंट उसको रेगुलाइज करे, और सेकंडली जो जीएसटी का इनपुट नहीं मिल रहा पेट्रोल के ऊपर, वो इनपुट आना शुरू कर दे क्लाइंट को, बहुत पेमेंट मिल जाएगा अपन सबको। आज अपन इस अवस्था में ही नहीं है, जो सबसे बड़ा जो आयाम है जीएसटी कलेक्शन का जो पेट्रोल है, उसी पे आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा, इनपुट रेट नहीं मिल रहा क्लाइंट, एक आम जनता को तो क्या फायदा होगा उसको टैक्स पे करने का? आप उसे टैक्स लीजिए, आप इनपुट की बात करते हैं, आपने जीएसटी को इंप्लीकेट कर दिया, पूरे देश में जीएसटी का मुहिम करा दिया आपने, वन नेशन वन टैक्स की बात करते हैं आप, तो जीएसटी बेनिफिट दीजिए आप क्लाइंट को। टैक्स का फायदा जनता को ही मिल जाए, ये पूंजीवाद कब मिलेगा सर? अभी आपने हाईवे की बात करी, आपने टोल नाके लगा दिए हर जगह। मैं आप इकोनॉमिक्स की बात करें। चलिए समय कम है, मैं लादू सिंह जी आपके पास में आना चाहूंगा। मैं लादू सिंह जी आपसे जानना चाहूंगा कि सोल्यूशन क्या है? आप लोग बहुत ही डीपली काम करते हैं, आप इसी धंधे से जुड़े हुए हैं, जनता को राहत, जनता को राहत कैसे मिल सकती है? सरकार देखिए सर,
सरकार चाहे तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन लो करने के लिए कारें या जो छोटे व्हीकल हैं वो इलेक्ट्रॉनिक या अल्टरनेटिव एनर्जी पे उस पे वर्क भी करना चाहिए और प्रोडक्शन भी होना चाहिए। सरकार को विचार शुरू कर देना चाहिए मेरे ख्याल में इस पे। तो नहीं, अभी इस पर बहुत ज्यादा फंड नहीं दिया हुआ है, न तो ये बैटरी वाली कारों का या न बैटरी वाले स्कूटर का, इसके ऊपर इतना अलोकेशन नहीं है कि अभी काम नहीं हो रहा है। और आज काम शुरू होगा तो 5 साल बाद रिजल्ट आएंगे, लेकिन अल्टीमेटली जब डीजल पेट्रोल का कंजम्पशन कम करना है तो अल्टरनेटिव एनर्जी पे हमें जाना ही पड़ेगा। दूसरी लाइन जो निवेदन कर रहा हूं, धन्यवाद है कि आपने ये 4 तारीख को ये इशू उठाया था और आज ये इशू हिंदुस्तान में तो कम से कम पूरी चर्चा में है, प्रिंट मीडिया इसको फ्रंट पेज पे सबसे ऊपर दिखा रही है। तो ये, और दूसरी बात, तीसरी बात, अभी जो हमें जो तकलीफ है, दो तकलीफ हमारी भी बता देते हैं। एक तो जब 1 जुलाई से आज तक का जो इंक्रीज हुआ है डीजल पेट्रोल में, ये क्रूड से कोई इसका रिलेशन नहीं है और ऑयल कंपनियां बढ़ा रही है। ऑयल कंपनियों के सरकार के प्रति जवाबदेह है, सरकार को जवाब लेना चाहिए कि ये प्राइस किस लिए बढ़ी और किस काम आएगी। ट्रांसपेरेंसी कतई नहीं आ रही। 7.5 रुपए और 6 रुपए की जो मैं बात कर रहा हूं, 7 रुपए पेट्रोल, 5.5 रुपए डीजल, ये बढ़ गए। ये पैसे कहां हैं, किसके पास जाएंगे? पब्लिक के प्रति जवाबदेह है गवर्नमेंट, उसको बताना चाहिए। डेली प्राइसिंग के अंदर पता ही नहीं पड़ रहा, हमें भी नहीं पता पड़ रहा, तो ये इस तरह से क्यों कर रहे हैं? मतलब ये एक लुकाछिपी का सा खेल शुरू हो गया है। और अब जो विशेष निवेदन कर रहा हूं, 31 जुलाई के बाद, साहब को आप पहले भी निवेदन किया था, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का ये जो डिपार्टमेंट है, पेट्रोलियम एनालिसिस सेल, ये प्राइस ही नहीं डिक्लेयर कर रहा कि इंडियन करेंसी में क्या है। 31 जुलाई के बाद से 31 अगस्त 31 जुलाई के बाद, 31 जुलाई बाद, मतलब आज 1.5 महीना हो गया। बिल्कुल। और मनीष जी वो भी नहीं कर रहा था यादव सिंह जी, मेरे ख्याल में 31 जुलाई को भी जो रेट्स की वो 28 जुलाई रिलीज है, वो 28 तारीख 28 जुलाई की जो प्राइस लिस्ट है वो है उसके अंदर। गवर्नमेंट हमेशा प्राइस देती आ रही है और उसी से चले। इसी से में एक छोटा सा सवाल है, समय कम है, मैं 30 सेकंड में आपसे वाइंड अप चाहूंगा, लेकिन जो रेट डेली की जो प्राइस तय हो रहा है ये कैसे हो रहा है, ये भी जनता समझना चाहती है। ये कतई नहीं, जानकारी नहीं दी जा रही किस तरह से हो रही है, और हमें भी कई मन मर्जी कैसे भी चल रहा है, कतई एक्सप्लेन नहीं है, बिल्कुल ओपन नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। क्यों रेट बढ़ाई गई, कहां किस फंड में जाएगा, 1% भी एक्सप्लेन नहीं है। जो सरकार डेली का कर चुकी है कि आपको रोज रेट तय करनी है, ये मैं गणित समझना चाहता हूं एक बार, समय तो बहुत कम है लेकिन जनता जानना चाहती है इसको। ये कतई एक्सप्लेन नहीं है सर, प्राइस क्यों बढ़ रही है, क्योंकि आप तो इस लाइन से जुड़े हैं, खुद का पेट्रोल पंप एडवाइजर है स्टेशन के। सीधा एक लाइन में समझे, 75 पैसे बढ़ाए पेट्रोल में 10 दिन में, इंटरनेशनल प्राइस से रिलेटेड थे। 1 रुपए 7 पैसे बढ़ा दिए डीजल में, रिलेशन ही नहीं है, प्राइस से कोई रिलेशन नहीं है। किस तरीके से कौन बढ़ा रहा है, फंड कहां जा रहा है, 10 दिन के। चलो मैं माफी चाहूंगा। तो आपने सुना हमारे इस पूरी परिचर्चा को, उद्देश्य सिर्फ इतना सा था कि वास्तव में आम आदमी तेल के खेल को समझ सके। समय बहुत कम था, इस पूरे गणित को समझने के लिए हम जरूर कभी वक्त निकाल करके सारे पैनलिस्ट को जुटाने की कोशिश करेंगे। और ये एक, आप मेरे मनीष जी एक पार्टी के जिम्मेदार वर्कर हैं, लेकिन इनके दिल में भी बैठी हुई है बात, ये नहीं तो घर पे जरूर पूछा जाता होगा कि आप लोगों ने डेली का तेल का दाम तो तय कर दिया, लेकिन हो कहां से रहा है। हर आदमी ये नहीं समझ सकता है कि इसका गणित क्या होता है, लेकिन आपको बता दें कि सरकार 28 जुलाई के बाद में कहीं कोई मेंटेन नहीं किया हुआ उनकी जो साइट है कि जिसपे बताया जाता है कि अमुक डेट में ये रिलीज है, हमारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की रेट इस तरह से तय, कहीं रिलीज नहीं है। 31 तारीख के बाद में साइट हैंग हो गई है कि क्या हुआ है, कि बहुत मुश्किल बात है। और मुझे लगता है कि ट्रांसपेरेंसी ऐसी बढ़ना बहुत मुश्किल है कि आप चीजों को ही आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि कहां क्या है। जवाब मनीष जी पारिक जी जैसे होनहार जो वर्कर्स हैं उन्हीं को जनता के बीच देना होगा, लेकिन फिलहाल तो यही कह सकते हैं कि जनता को मोदी साहब या वर्तमान राजस्थान सरकार उनसे राहत की उम्मीद है कि टैक्सेस जिस अंदाज में बढ़ाए जा रहे हैं, कम से कम जब सहूलियत हो रही है तब तो उसे विड्रॉ करना चाहिए ताकि जनता को राहत मिल सके। नहीं तो अभी पेट्रोल की मार जो झेल रहे हैं उसी से आपको महंगाई की मार भी झेलनी होगी।
कहीं ऐसा नहीं हो कि ये रेटें ऐसे बढ़ती रहें और आपका त्योहार कड़वापन में बदल जाए। मुझे लगता है कि सरकार को इस पर गौर जरूर फरमाना चाहिए कि आम आदमी की वॉइस है, जो हम चौराहे पे चाय की थड़ी पे जो चर्चाएं वो होती हैं, वही आवाज मनीष जी आप तक पहुंचा रहे हैं। जरूर आप सरकार तक हमारी आवाज पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।